So now let us talk about misrepresentation. मिसरिप्रेजेंटेशन अनदर विशिएटिंग फैक्टर. अगर मिसरिप्रेजेंटेशन से किसी इंसान की जो कंसेंट है वो ली जाए तो वो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा. क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कब कहलाता है, जब कोई एसेंशियल एलिमेंट नहीं होता है. और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जब विशिएटिंग फैक्टर्स की बात करते हैं तो किस फैक्टर में कहलाता है, सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर में जिसका नाम है मिस्टेक, जिसकी इसके बाद हम बात करेंगे. तो मिसरिप्रेजेंटेशन में भी वही होता है कि जिस पार्टी के साथ मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, जिस पार्टी की कंसेंट थ्रू मिसरिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन की गई है, वो पार्टी क्या कर सकती है, उसके ऑप्शन पे होता है कि वो पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को या तो वैलिड बना दे या वॉइड बना दे. ठीक, तो बेसिकली कैसा होता है, एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑन द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड थ्रू मिसरिप्रेजेंटेशन. तो मिसरिप्रेजेंटेशन होता क्या है, स्टेटमेंट बाय वन पार्टी. कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होती है मिनिमम, तो एक पार्टी स्टेटमेंट देती है. ठीक है, एक पार्टी स्टेटमेंट देती है अबाउट मटेरियल फैक्ट. एक ऐसे मटेरियल फैक्ट के बारे में स्टेटमेंट देती है, जो भी ऑब्जेक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट का, उससे रिलेटेड एक मटेरियल फैक्ट के बारे में क्या देती है, स्टेटमेंट देती है. और जो पार्टी स्टेटमेंट देती है वो या तो बिलीव करती है, क्या करती है, बिलीव करती है, या उसके पास रीजंस होते हैं बिलीव करने के. या तो बिलीव करती है या उसके पास रीजंस होते हैं बिलीव करने के कि वो स्टेटमेंट ट्रू है. ठीक है, या तो वो बिलीव करती है कि वो सच है, या उसके पास कुछ ऐसे रीजंस होते हैं कि वो बिलीव करती है कि हाँ ये जो मटेरियल फैक्ट मैं बता रहा हूं वो स्टेटमेंट ट्रू है. हाउएवर इट इज नॉट ट्रू, हाउएवर इट इज नॉट ट्रू, जबकि वो ट्रू नहीं होता, वो एक फॉल्स स्टेटमेंट होता है. तो बेसिकली इसमें डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं होती है. जो इंसान स्टेटमेंट देता है वो ऑनेस्टली देता है, बट उसे खुद को पता नहीं होता कि जो स्टेटमेंट मैं यहाँ पे ऑनेस्टली दे रहा हूं वो स्टेटमेंट गलत है. ठीक, तो ये क्या होता है, ये होता है मिसरिप्रेजेंटेशन. फ्रॉड में क्या होता था, अगर ये ही स्टेटमेंट वो देता है ऑनेस्टली तो वो हो जाता है फ्रॉड, और ये जहां पे ऑनेस्टली आ जाता है, जहां पे डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं होती है, वो होता है आपका मिसरिप्रेजेंटेशन. अब ये हुई आपकी डेफिनेशन की बात. तो मैं आपको एक एग्जांपल से और बताता हूं कि सपोज करिए x एंड y. ठीक है, दो दोस्त हैं x एंड y. x बोलता है y को कि भाई ये वॉच जो है ये स्विट्जरलैंड है, मेड इन स्विट्जरलैंड, मैं इसे बेचना चाहता हूं. ठीक है, x बोलता है y को कि मेरे पास जो वॉच है वो मेड इन स्विट्जरलैंड है. ठीक, और मैं इसे बेचना चाहता हूं. y उसको खरीद लेता है. ठीक, बाद में y को ये पता चलता है कि ये तो मेड इन स्विट्जरलैंड है ही नहीं. तो अब y के ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि वो चाहे तो उस वॉच को वापस दे दे, वो ना चाहे तो ना दे. ठीक, ये उसके ऑप्शन पे है, y के ऑप्शन पे, कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना दे, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बना दे. ठीक है, तो वो वॉच रख भी सकता है और वापस देके कॉन्ट्रैक्ट वॉइड भी कर सकता है. जो भी है y के ऑप्शन पे है, क्योंकि x ने जो स्टेटमेंट दिया, सपोज करिए कि x को उसके भैया ने वो वॉच ला करके दी थी और बोला था कि भाई मैं स्विट्जरलैंड गया था, तेरे लिए वॉच लेके आया हूं. अब भैया भूल गए थे उसके लिए कुछ भी लाना, तो उन्होंने क्या किया, एयरपोर्ट से एक मेड इन इंडिया वॉच खरीदी, उसको स्विट्जरलैंड का बोल के दे दिया. अब x के पास सारे रीजंस थे बिलीव करने के लिए दिस इज मेड इन स्विट्जरलैंड, और ही वॉज इन नीड ऑफ मनी, तो उसने वो घड़ी बेच दी. y ने भी ये सोचा कि हाँ भाई मेड इन स्विट्जरलैंड है, और उसने ले ली. तो x ने जो स्टेटमेंट दिया वो डिसऑनेस्टली नहीं दिया. ठीक है, तो ये हुआ आपका मिसरिप्रेजेंटेशन. तो अब y के ऑप्शन पे है, वो चाहे तो वो घड़ी रखे या x को लौटाकर अपने पैसे वापस ले सकता है. अब इसके बाद हम बात करते हैं किनकी,
असेंशियल एलिमेंट्स की, कि मिस रिप्रेजेंटेशन के असेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, मिस रिप्रेजेंटेशन के आपके असेंशियल एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हमने क्या बात करी कि एक मिस रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, एक स्टेटमेंट होना चाहिए, फॉल्स स्टेटमेंट किसके बारे में, मटेरियल फैक्ट के बारे में। तो स्टेटमेंट अब मिस रिप्रेजेंटेशन आप जान ही गए हैं, तो बार बार हम स्टेटमेंट नहीं लिखते, हम मिस रिप्रेजेंटेशन ही लिखते हैं। ठीक है, तो मिस रिप्रेजेंटेशन और ओमिशन ऑफ मटेरियल फैक्ट, मिस रिप्रेजेंटेशन और ओमिशन ऑफ मटेरियल फैक्ट। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे कि ये ओमिशन का मतलब क्या हुआ। बेसिकली अगर वो घड़ी के सेल डाउन थे, या मान लीजिए वो घड़ी खराब थी, ठीक है, और एक्स को ये चीज नहीं भी पता थी, ठीक, और उसने क्या बोला कि हाँ भाई ये घड़ी बिल्कुल चालू कंडीशन में है और मैं बेचना चाहता हूँ। भाई जब घर लेके गया तो उसे पता चला कि ये घड़ी तो बंद पड़ी है, मेरे किस काम की। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक्स ने उसे एक मटेरियल फैक्ट के बारे में जानकारी नहीं दी। ठीक, अब भले ही वो जो स्टेटमेंट था वो उसने डिसऑनेस्टली नहीं दिया, पर मिस रिप्रेजेंटेशन तो हो गया क्योंकि उसने बंद घड़ी को चालू बता दिया। तो या तो एक आप ऐसा स्टेटमेंट दें जो कि मिस रिप्रेजेंटेशन हो, या एक ऐसा स्टेटमेंट या ऐसा मटेरियल फैक्ट ना बताएं जो कि उसके ना बताने से मिस रिप्रेजेंटेशन कमिट हो जाए। ठीक है, तो समझ रहे ना कि या तो मिस रिप्रेजेंटेशन आप किसी मटेरियल फैक्ट के बारे में कर रहे हैं, या ऐसा कोई मटेरियल फैक्ट नहीं बता रहे हैं जो कि मिस रिप्रेजेंटेशन कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। और दोनों में ही इंटेंशन की बात नहीं आएगी। ऑनेस्टली उसे नहीं पता था घड़ी, सपोज करिए एक्स के पास एक घोड़ा था, घोड़ा पागल था, ठीक, अब एक्स को नहीं पता था कि घोड़ा पागल है और उसने वाई को ऑनेस्ट इंटेंशन से उसने बोला भाई मैं घोड़ा बेचना चाहता हूं, आप ले जाइए। अब क्योंकि एक्स को नहीं पता था तो वो फ्रॉड नहीं होगा, क्यों, उसने एक मटेरियल फैक्ट छुपाया, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्योंकि उसने डिसऑनेस्टली ये नहीं किया तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन में आएगा। तो डिसऑनेस्टली ना करने से, अगर आप कोई ऑनेस्टली किसी मटेरियल फैक्ट को नहीं बताते हैं या ऑनेस्टली कोई ऐसा गलत मटेरियल फैक्ट बता देते हैं जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो होता है आपका मिस रिप्रेजेंटेशन। तो मिस रिप्रेजेंटेशन और ओमिशन ऑफ मटेरियल फैक्ट, या तो मटेरियल फैक्ट को मिस रिप्रेजेंट करना और या फिर मटेरियल फैक्ट को ना बताना। दूसरा है आपका टू इंड्यूस अ पार्टी, टू इंड्यूस अ पार्टी। ठीक, ये जो मिस रिप्रेजेंटेशन किया है या ओमिशन किया है किसी मटेरियल फैक्ट है, वो क्यों किया है, टू इंड्यूस अ पार्टी। अब पार्टी को इंड्यूस किस चीज के लिए किया गया है ये हम सभी जानते हैं क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं। तो टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट में एंटर करने के लिए, एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए किसी पार्टी को क्या किया गया, इंड्यूस किया गया। अब तीसरा पॉइंट क्या आता है कि वो पार्टी सच में इंड्यूस हो गई, वो पार्टी उस मटेरियल फैक्ट से सच में इंड्यूस हो गई, है ना। द पार्टी मस्ट गेट इंड्यूस्ड। अब मस्ट गेट इंड्यूस्ड का मतलब क्या है कि सपोज करिए जब एक्स ने वाई को बोला कि भाई ये जो घड़ी है ये मेरे भैया लाए थे स्विट्जरलैंड से, दिस इज मेड इन स्विट्जरलैंड, भले वो मेड इन इंडिया थी। अब एक्स ने क्या बोला, भाई ये घड़ी साउथ अफ्रीका की हो, वेस्ट इंडीज की हो, रशिया की हो, फ्रांस की हो, जर्मनी की हो, इंग्लैंड की हो, ऑस्ट्रेलिया की हो,
कहीं की भी हो, भले ही मेड इन चाइना क्यों ना हो, मुझे तो ये घड़ी पसंद आ गई है, मुझे तो ये घड़ी चाहिए, तो क्या वाई उस मिसरिप्रेजेंटेशन से इंड्यूस हुआ? नहीं हुआ। तो फिर किस बात का मिसरिप्रेजेंटेशन? उसने उस घड़ी को इसलिए खरीदा ही नहीं था क्योंकि वो मेड इन स्विट्जरलैंड थी, उसे तो वो घड़ी पसंद आ गई थी इसलिए वो घर लेकर के आ गया। ठीक, समझ रहे इस बात को? तो पार्टी को जब इंड्यूस किया जा रहा है तो पार्टी उस चीज से इंड्यूस होनी भी चाहिए। ठीक, एंड द लास्ट थिंग इज, जो हम बहुत देर से बात कर रहे हैं कि जो पार्टी स्टेटमेंट दे रही है, पार्टी मेकिंग द स्टेटमेंट शुड बिलीव इट एज ट्रू। द पार्टी मेकिंग शुड बिलीव इट एज ट्रू, है ना? तो जो मिसरिप्रेजेंटेशन या ओमिशन ऑफ मटेरियल फैक्ट पार्टी कर रही है, द पार्टी मेकिंग शुड बिलीव इट एज ट्रू। उसे ये नहीं पता होना चाहिए कि जो चीज मैं बोल रहा हूं वो गलत है, वरना वो फ्रॉड हो जाएगा, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। तो बेसिकली मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में बहुत छोटा सा अंतर है इंटेंशन का। एक जगह डिसऑनेस्ट इंटेंशन होती है, एक जगह ऑनेस्ट इंटेंशन होती है। तो ये हो गया आपके एसेंशियल। पहली चीज क्या कि कोई मिसरिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए या ओमिशन होनी चाहिए, किस चीज का? एक मटेरियल फैक्ट के बारे में। वो किस लिए किया जाना चाहिए? टू इंड्यूस अ पार्टी टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, और उस इंड्यूसमेंट से वो पार्टी एंटर करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? पार्टी एंटर करनी चाहिए। द पार्टी मस्ट गेट इंड्यूस्ड टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। अगर नहीं होती है तो किसी तरीके का कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है। एंड द लास्ट वन इज पार्टी मेकिंग शुड बिलीव इट एज ट्रू। ये हम बहुत देर से बात कर रहे हैं कि जो पार्टी है उसे यही लगना चाहिए कि जो स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं वो एक ट्रू स्टेटमेंट है, और उसके पास या तो कोई रीजन हो उस चीज को बिलीव करने का, या फिर वो बिलीव करता हो। सपोज करिए कि जो वो घड़ी है वो जब एक्स बेच रहा था तो उसके पास रीजंस थे वो बिलीव करने के, क्योंकि उसके बड़े भाई ने उससे बोला था कि भाई ये घड़ी मैं आपके लिए स्विट्जरलैंड से लाया हूं, एंड दिस इज मेड इन स्विट्जरलैंड। तो उसके पास सारे रीजंस थे उस चीज को बिलीव करने के कि क्या वो घड़ी मेड इन स्विट्जरलैंड है। अब हम बात करते हैं कि मिसरिप्रेजेंटेशन से अगर कोई इंसान किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है, किसी एग्रीमेंट में एंटर होता है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? तो पहला, हम देखिए हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होता, वॉइडेबल होता है एक पार्टी के ऑप्शन पे। तो पहला तो ये है कि मे अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। क्या कर सकता है? ही मे अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। वो उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है। बेसिकली क्या बना सकता है? वॉइड बना सकता है। ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज कि वो जो पार्टी है वो उस कॉन्ट्रैक्ट में फिर भी रह सकती है, उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर सकती है। क्या कह के? कि मुझे जो एक्स्ट्रा डैमेजेस उस मिसरिप्रेजेंटेशन के कारण हुए हैं आप उन्हें क्लेम करवा दीजिए। मे एक्सेप्ट बाय क्लेमिंग डैमेजेस। ठीक है। अब मे एक्सेप्ट बाय क्लेमिंग डैमेजेस। सपोज करिए कि जब एक्स ने वाई को घड़ी बेची तो एक्स ने क्या बोल के घड़ी बेची? क्या बोल के घड़ी बेची? कि ये जो घड़ी है ये मेड इन स्विट्जरलैंड है और मैं इसे 10,000 रुपए में बेचूंगा। तो एक्स वाई ले लेता है। अब वाई को पता चलता है कि ये जो घड़ी है ये मेड इन इंडिया है और ये इंडियन मार्केट में इसकी वैल्यू है 5,000 रुपए, और उसने कितने में खरीदी? 10,000 रुपए में। तो अब
वाई ये बोल सकता है कि आई एम एक्सेप्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट, नो इश्यूज, आई डोंट हैव एनी इश्यूज, आई विल एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट बट आफ्टर क्लेमिंग डैमेजेस। तो वो डैमेज क्या होंगे कि जो एक्स्ट्रा 5,000 रुपए एक्स ने वाई से लिए हैं वो उसे लौटाने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? लौटाने पड़ेंगे। और एक तीसरी कंडीशन ये होती है कि ऑर्डिनरी डिलीजेंस देखी जाती है। क्या देखी जाती है? ऑर्डिनरी डिलीजेंस। अब ऑर्डिनरी डिलीजेंस में क्या होता है कि अगर जो पार्टी जिसके साथ मिसरिप्रेजेंटेशन किया गया उसके पास ये मौका था कि वो एक ऑर्डिनरी डिलीजेंस को अगर यूज करता तो वो उस चीज को पता कर सकता था जो मिसरिप्रेजेंटेशन उसके साथ हो रहा था। ठीक है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बहुत ऑर्डिनरी डिलीजेंस का काम था उस मिसरिप्रेजेंटेशन को पता करना, बट उसने कोशिश ही नहीं की। सपोज करिए कि ये घड़ी है, ठीक है ना? ये घड़ी है, ठीक। अब घड़ी के पीछे आपने हमेशा देखा होगा कुछ ना कुछ लिखा रहता है, तो घड़ी के पीछे बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है मेड इन इंडिया, ठीक। अब वो जब घड़ी खरीद रहा था तो वो घड़ी को जब एक बार देखेगा आदमी किसी भी चीज को खरीदने से पहले घुमाएगा और देखेगा अरे मेड इन इंडिया, तो वहीं पे कह सकता था कि भाई तुम स्विट्जरलैंड बोल के क्या मुझे घड़ी दे रहे हो, तो मेड इन इंडिया वॉच है। अगर वो ऐसा नहीं करता है, अगर ऐसी कोई मिस्टेक उसके पार्ट पे होती है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि इट वॉज अंडर हिज ड्यू डिलीजेंस, हिज ऑर्डिनरी डिलीजेंस, कि वो उस मिसरिप्रेजेंटेशन को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते टाइम ही पता कर सकता था और उसी टाइम वो जो मसला था वो खत्म हो सकता था। बट ही वॉज सो नेग्लिजेंट कि उसने वो कोशिश ही नहीं की। ठीक है, तो ये होता है आपका मिसरिप्रेजेंटेशन। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सारे विशिएटिंग फैक्टर्स जो हैं ये एक पार्टी के ऑप्शन पे चीजों को छोड़ देते हैं कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करे या एक्सेप्ट करे। बट लास्ट में अब आएगा शर्मा जी का लड़का, और शर्मा जी का लड़का क्या कहता है कि भाई मैं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने दूंगा, वो अलग ही चलेगा ना। टॉप करता है कॉलोनी में, किसका लड़का टॉप करता है? शर्मा जी का। बाकी तो सब बेचारे 70, 80, 90, 95, पर 99 कौन लाता है? शर्मा जी का लड़का। तो वो शर्मा जी के लड़के के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है मिस्टेक। तो मिस्टेक क्या होता है? मिस्टेक में कि वो उसमें कोई ऑप्शन नहीं बचता पार्टी के पास, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ही होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं मिस्टेक की। तो अब हमारा लास्ट विशिएटिंग फैक्टर बचा, उसके बारे में हम बात करते हैं, वो है मिस्टेक। ये चीज आप शुरुआत से याद रखिए कि मिस्टेक में कोई वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात ही नहीं होती। मिस्टेक से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है दैट इज वॉइड। ठीक, किसी भी पार्टी के ऑप्शन पे कुछ भी नहीं बचता, फिर वॉइड है यानी कि वॉइड है। तो मिस्टेक क्या होती है? इरोनियस बिलीफ कंसर्निंग सम फैक्ट। इरोनियस बिलीफ कंसर्निंग सम फैक्ट, कोई ऐसा फैक्ट जिसपे बिलीव करने में कुछ गलती हो जाती है, कुछ एरर हो जाता है दोनों ही पार्टीज से। ठीक है, दोनों ही पार्टीज मिस्टेकनली अच्छे गुड फेथ में कोई बिना किसी डिसऑनेस्ट इंटेंशन के ये बिलीव करते हैं कि हाँ हम जिस फैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो एग्जिस्ट करता है, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है। तो ये सारी चीजें जो एरोनियस बिलीफ होता है किसी भी फैक्ट को रिलेटेड, वो होता है आपका मिस्टेक। तो मिस्टेक बेसिकली होता क्या है? मिस्टेक बेसिकली बात करता है कंसेंसस एड इडम, कंसेंसस एड इडम की थ्योरी पे। ये क्या होती है? इसका मतलब होता है सेम थिंग सेम सेंस, सेम थिंग इन सेम सेंस, कि जब दो पार्टीज किसी सब्जेक्ट मैटर को लेके कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं तो दे शुड एग्री ऑन सेम थिंग इन सेम सेंस। हमने पहले भी बात करी है कि मैं आपसे चावल मांगने आ रहा हूं
मैं आपसे बोलता हूँ कि भैया बासमती चावल चाहिए और आप बोलते हैं हाँ भाई इनको चावल दे दो और एक लो क्वालिटी चावल आप मुझे दे देते हैं, तो मैंने आपसे क्या मांगा और आपने मुझसे क्या दिया, वी डिड नॉट एग्री ऑन सेम थिंग इन सेम सेंस, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। तो ये होता है आपका मिस्टेक। सपोज करिए कि देयर इज ए, उनके पास 2 कार हैं, एक स्विफ्ट, ठीक, एक स्विफ्ट डिजायर, ठीक है। अब बी बोलता है, ए बोलता है बी को आई वांट टू सेल वन ऑफ माय कार, बी बोलता है हाँ हाँ आई विल बाय। अब ए बेचना चाहता है स्विफ्ट और बी खरीदना चाहता है स्विफ्ट डिजायर, तो आर दे एग्रीइंग ऑन सेम थिंग इन सेम सेंस? नो, one wants to buy a Desire and the seller wants to sell Swift, ठीक है। दोनों के नाम भले ही एक जैसे हैं पर गाड़ियां अलग अलग है, ठीक है। तो अच्छा जरूरी नहीं है कि गाड़ी और नाम ऐसा सेम ही रहे, हो सकता फॉर एग्जांपल स्विफ्ट डिजायर और स्विफ्ट है तो आप स्विफ्ट की जगह आप ऑल्टो कर लीजिए, ठीक है। अब ए बेचना चाहते हैं ऑल्टो, बी खरीदना चाहता है स्विफ्ट डिजायर, तो क्या वो एग्री कर रहे हैं सेम थिंग और सेम सेंस पे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो ये होती है आपकी मिस्टेक कि जो पार्टीज हैं वो हमेशा सेम थिंग पे एग्री करें सेम सेंस में, तभी एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, वरना जो इरोनियस बिलीफ वो कर रहे हैं किसी फैक्ट के ऊपर, वो उसके कारण वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है। अब हम बात करते हैं मिस्टेक की टाइप्स की। किस चीज की? टाइप्स की, ठीक है। पहला होता है मिस्टेक एज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, मिस्टेक एज ऑफ सब्जेक्ट मैटर। तो सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग कोई मिस्टेक अगर हो जाती है। अच्छा, सब्जेक्ट मैटर आप जानते हैं, सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? जैसे अभी अगर हम कार की बात कर रहे थे कि कार बेचने की बात हो रही है, तो उसमें क्या हो रहा है? सब्जेक्ट मैटर क्या है? कार। जब हम चावल खरीदने की बात कर रहे हैं तो चावल खरीदने में सब्जेक्ट मैटर क्या है? चावल। तो सब्जेक्ट मैटर वही होता है जिस चीज को लेकर के कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो पहले टाइप में आता है मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर के एग्जिस्टेंस की। ये मैं मिटा दे रहा हूं सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। अब आप मानिए मिस्टेक एज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। किस चीज की? एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ठीक। सब्जेक्ट, अब ये अभी जो हम बात करेंगे पूरी सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर पहला टाइप है और सब्जेक्ट मैटर के भी 6-7 टाइप है। तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट मैटर की एग्जिस्टेंस को लेके। सपोज करिए कि ए और बी एक कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर रहे होते हैं, जिसमें ए बोलता है बी को कि मेरी गाड़ी जो पार्क है, मेरी पार्किंग है, वो मैं तुम्हें बेचना चाहता हूँ। बी बोलता है हाँ हाँ मुझे भी वो गाड़ी खरीदनी है, मैं बहुत दिन से आपसे बोलने वाला था, मैं खरीद लूंगा। अब ए को ये नहीं पता है और बी को भी ये नहीं पता है कि वो गाड़ी उस, मान लीजिए आज वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो कल रात में ही शॉर्ट सर्किट होने के कारण जल चुकी है। इनने अपनी पार्किंग खोल के ही नहीं देखी और वो गाड़ी जल चुकी थी। तो ये उस सब्जेक्ट मैटर के एग्जिस्टेंस के बारे में ही एक मिस्टेकन बिलीफ लेकर के चल रहे हैं। तो क्योंकि वो सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इन दोनों पार्टीज से एक मिस्टेक हो रही है, हेंस द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड होगा, ठीक है। इसके बाद दूसरी हम बात करते हैं आइडेंटिटी की, ठीक। आइडेंटिटी वाला मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था, मैं फिर से बता देता हूं। सपोज करिए देयर इज अ पर्सन ए हु वांट्स टू सेल हिज स्कूटर एंड ही इज द ओनर ऑफ 2 स्कूटर्स, वन इज एक्टिवा एंड द अनदर वन इज एक्सेस। तो अब इन्हें अपनी स्कूटर बेचनी है और ये बी को बोलते हैं ए भाई साहब कि आई वांट टू सेल माय स्कूटर, एंड बी बोलता है यस यस आई वांट टू बाय वन स्कूटर फॉर माय वाइफ। तो ए बोलता है, अब ए ने बोला कि मुझे स्कूटर बेचनी है, बी ने बोला मुझे स्कूटर खरीदनी है, पर बी की बीवी बोल रही है, बी की जो मोहतरमा है वो ये कह रही है कि मुझे एक्सेस चाहिए, पर ए को बेचनी कौन सी गाड़ी है? एक्टिवा। तो सब्जेक्ट मैटर की आइडेंटिटी को लेकर यहाँ पे इनके साथ मिस्टेकन बिलीफ हो रहा है, एरोनियस बिलीफ ये लोग कर रहे हैं किसी फैक्ट को लेकर के। तो ये क्या होगा? ये कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड होगा, समझ रहे। इसके बाद हम बात करते हैं ओनरशिप की।
किस चीज की? ओनरशिप की। ओनरशिप में क्या होता है? वही चीज कि दोनों पार्टीज किसी चीज की ओनरशिप को लेकर, किसी सब्जेक्ट मैटर की ओनरशिप को लेकर के क्या करते हैं? एक मिस्टेकन बिलीव करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड होगा। सपोज करिए ए बी को बोलता है आई वांट टू सेल यू माय फिशरी, बी बोलता है यस यस आई विल बाय योर फिशरी, ठीक है। लेकिन ए को भी ये लगता है कि वो फिशरी मेरी है, बी को भी ये लगता है कि वो फिशरी मेरी है, पर बाद में जब पेपर्स चेक किए जाते हैं तो वो फिशरी तो एक ही होती नहीं, वो फिशरी उनके पिताजी ने उनके भाई सी के नाम कर दी होती है। तो दोनों ही पार्टीज ने एक मिस्टेकन बिलीव किया उस सब्जेक्ट मैटर की ओनरशिप को लेके, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड होगा। इसके बाद बात हम करते हैं मिस्टेक एज टू द प्राइस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। किस चीज को लेके मिस्टेक हो रही है? अब प्राइस को लेकर के क्या मिस्टेक हो रही है? सपोज करिए कि ए बी को बोलता है कि भाई मैं आपसे राइफल्स खरीदना चाहता हूं, ठीक। ए बी को बोलता है कि मैं आपसे राइफल्स खरीदना चाहता हूं, तो बी ए को क्या बोलता है कि हाँ मैं तो राइफल्स ही बेचता हूं, मैं बेच दूंगा, बताइए। तो ए बोलता है कि ये राइफल कितने की? तो वो बोलता है 800 रुपए की, ठीक। और बी को लगता है कि उसने बोला कितने की? 1800 रुपए की। अब यहां पे दोनों ने मिस्टेकनली क्या किया? क्या बिलीव किया कि वो प्राइस, एक ने 800 बोली, दूसरे ने 1800 सुन ली। सपोज करिए, चलिए इसको छोड़िए, आप ये मानिए कि ए ने बी को बोला कि मैं आपका ऑडिटोरियम रेंट पे लेना चाहता हूं। बी ने बोला हाँ मेरे ऑडिटोरियम का रेंट है 800 रुपए, ठीक। ए ने बोला ठीक है। अब जब बी ए को टेलीग्राम भेजता है तो उसमें 800 की जगह वो गलती से 1800 रुपए लिख देता है, ठीक, मिस्टेकनली लिखता है। अब ए और बी दोनों क्या सेम थिंग सेम सेंस में एग्री कर रहे हैं, क्योंकि बी ए को चाहिए 800 में और बी कह रहा है 1800 में। तो जो प्राइस है उस सब्जेक्ट मैटर की, उसको लेकर के अगर कोई मिस्टेक हो गई तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होगा? वॉइड होगा। कैसा होगा कॉन्ट्रैक्ट? वॉइड होगा। अब इसके बाद दूसरा है क्वालिटी। क्या है? क्वालिटी। क्वालिटी में क्या होता है कि अगर दोनों पार्टीज किसी सब्जेक्ट मैटर की क्वालिटी को लेकर के कोई मिस्टेकन या एरोनियस बिलीव कर लेती हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड होगा। अब क्वालिटी की जैसे एग्जांपल लीजिए कि ए बी को बोलता है कि मेरी गैलरी में एक मोनालिसा की जो है ओरिजिनल पेंटिंग रखी हुई है और मैं उसे बेचना चाहता हूं। बी मोनालिसा का बहुत बड़ा फैन, वो बोलता है हाँ मैं खरीदूंगा। अब क्या होता है कि वो पेंटिंग एक दिन पहले ही चोरी हो गई होती है और उसकी डुप्लीकेट कॉपी जो चोर रहता है वहां पे लगा जाता है। तो बी क्या कहता है? बी को जब ये पता चलता है तो दोनों की तरफ से एक मिस्टेक हुई है उस सब्जेक्ट मैटर की क्वालिटी को लेकर, क्योंकि इन्हें भी लग रहा था कि वो सच है, वो ओरिजिनल है, ए को भी और बी को भी लग रहा था कि वो ओरिजिनल है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, ना कि कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। एंड द लास्ट इज क्वांटिटी। अगर किसी मटेरियल फैक्ट किसी सब्जेक्ट मैटर की क्वांटिटी को लेकर के कोई मिस्टेक होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होगा? वॉइड होगा। जैसे कि सपोज करिए कि ए ने बी को बोला, ए ने बी को बोला कि मुझे गन्स खरीदनी है और मैं सपोज 50 गन्स खरीदना चाहता हूं। तो बी ने, आप रेट बता दीजिए। तो बी ने बोला कि हाँ मेरी एक गन 500 रुपए की है, ठीक। ए टेलीग्राम से बी को बोलता है कि आप मुझे कितनी गन्स दे दीजिए? 3 गन्स दे दीजिए अभी। तो टेलीग्राम ऑफिस जो रहता है उनकी गलती के कारण वो 3 क्या बन जाता है? 30 बन जाता है। 3 को वो 30 कर देते हैं, 30 गन्स। बी अपना 30 गन्स पैक करके ए के पास भेज देता है। तो ए और बी दोनों से क्या हुआ? क्वांटिटी को लेकर के मिस्टेक हुई, किसी और के कारण हुई पर मिस्टेक हुई, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। हाँ वो बात अलग है
कि वो 3 गन्स की प्राइस ए पे करेगा क्योंकि 3 गन्स उसने मांगी थी। ये आपका ये जो केस है आपका गन्स वाला, इसका नाम है हेंकल वर्सेस पोप। तो इसमें बेसिकली ये जो कोर्ट ने कहा था कि जी हाँ, ये जो 3 गन्स की प्राइस है ये आपको पे करनी पड़ेंगी। तो ये होता है आपका मिस्टेक का पहला टाइप, जो बात करता है मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, क्या क्या चीजें देखी हमने? मिस्टेक एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, एज टू आइडेंटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ओनरशिप ऑफ सब्जेक्ट मैटर, एज टू प्राइस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, एज टू क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड एज टू क्वांटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, अब हम दूसरी तरीके की मिस्टेक्स देखते हैं। सो नाउ let us talk about the other types of mistake. Second is as to possibility of performance. अगर परफॉर्मेंस की पॉसिबिलिटी ही खत्म हो जाती है किसी मिस्टेक के कारण, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड होता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस की ही कोई पॉसिबिलिटी नहीं बची। 2 तरीके की इम्पॉसिबिलिटी होती है, पहली होती है फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी, दूसरी होती है लीगल इम्पॉसिबिलिटी। जब हम फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी में क्या होता है कि फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी जैसे कि सपोज करिए ए ने बी को बोला कि मुझे कॉर्पोरल प्रोसेशन के लिए आपका रूम रेंट पे चाहिए। बी ने बोला ठीक है आप ले लीजिए, लेकिन उन दोनों को ही ये नहीं पता था कि वो जो कॉर्पोरल प्रोसेशन है वो पहले से ही कैंसिल हो चुका है। तो ए ने बी का रूम रेंट पे लिया, ठीक है, फॉर कॉर्पोरल प्रोसेशन, लेकिन ए और बी दोनों को ही नहीं पता था कि वो कॉर्पोरल प्रोसेशन कैंसिल हो चुका है। तो क्या हुआ, ये एक फिजिकली वो एक्ट इम्पॉसिबल हो गया, वो जो सब्जेक्ट मैटर था वो ही कैंसिल हो गया। तो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो फिजिकली अब इम्पॉसिबल हो गया, उसे फुलफिल, उसे उसका जो परफॉर्मेंस है वो नहीं हो सकती, इसलिए वो अब नहीं हो। ये मिस्टेक दोनों पार्टीज की तरफ से मिस्टेक है, तो इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। दूसरा होता है लीगल इम्पॉसिबिलिटी। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट लीगली इम्पॉसिबल हो जाए तो फिर उसका जो परफॉर्मेंस है वो पॉसिबल कैसे हो सकता है। सपोज करिए ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ये ए और बी है, इन्होंने फिर से कॉन्ट्रैक्ट किया 100 kg ऑफ राइस के लिए। ठीक है, ए ने बी से बोला कि आप मुझे 100 kg राइस दे दीजिए। बी ने बोला हाँ हाँ दे दूंगा, कोई इशू नहीं है, मेरे पास तो बहुत राइस पड़ा है। लेकिन उससे पहले ही गवर्नमेंट ने क्या किया, राइस की बिजनेस पर ही बैन लगा दिया। ठीक है, राइस एज अ प्रोडक्ट पर ही बैन लगा दिया। तो ये लीगली इम्पॉसिबल नहीं हो गया, क्योंकि अब अगर वो उसे राइस प्रोवाइड करेगा तो वो इलीगल एक्ट करेगा। तो ये होती है लीगल इम्पॉसिबिलिटी। अगर कोई परफॉर्मेंस ऐसी है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो लीगली इम्पॉसिबल हो जाए, बेसिकली इलीगल हो जाए, तो वो जो परफॉर्मेंस होती है वो नहीं हो सकती, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। दोनों की तरफ से मिस्टेक है, अब क्या कर सकते हैं उसमें। लास्ट है यूनिलैटरल मिस्टेक। वैसे तो जब हम यूनिलैटरल मिस्टेक की बात करते हैं तो भाई एक आदमी की मिस्टेक से अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ गलती हो रही है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड क्यों होगा। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि मिस्टेक जो है वो शर्मा जी का लड़का है, और शर्मा जी का लड़का तो अलग ही चलता है। तो यूनिलैटरल मिस्टेक्स में भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। कैसे, समझिए इस चीज को। एज टू आइडेंटिटी ऑफ पर्सन कॉन्ट्रैक्टेड विद, पहला है एज टू आइडेंटिटी ऑफ पर्सन कॉन्ट्रैक्टेड विद। जिस पर्सन से आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसकी आइडेंटिटी को लेकर ही अगर मिस्टेक कमिट हो जाती है तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड माना जाता है। सपोज करिए एक लेडी आती है एक ज्वेलरी शॉप वाले के पास और अपने आप को बताती है एक बड़े जमींदार की पत्नी। वो जमींदार इतना बड़ा है कि उसको कोई भी ज्वेलरी देने में नहीं सोचेगा कि हाँ ये पैसा कहाँ जाएगा, ये तो आ ही जाएगा। अब वो अपने आप को एक जमींदार का पत्नी बताती है और वो वहां से 2 डायमंड नेकलेस लेकर के आ जाती है और बोलती है कि इन्हें मैं प्लेज पर रखूंगी। ठीक है, ठीक। अब जो ज्वेलरी वाला था उसने क्या सोचा कि ये एक जमींदार की पत्नी है, वो उसके पास अपने डायमंड नेकलेस क्या कर देता है, प्लेज पे रख देता है। अब बाद में उसे पता चलता है कि ये तो जमींदार की पत्नी है ही नहीं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये भले ही इसमें यूनिलैटरल मिस्टेक है, ठीक है, लेकिन मिस्टेक में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड ही होता है। तो वो प्लेज वाले जो नेकलेस हैं वो उसको लौटाने पड़ेंगे। ठीक। दूसरी चीज,
एज टू द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इस चीज को आप ढंग से समझ गए। एज टू द आइडेंटिटी ऑफ पर्सन कॉन्ट्रैक्टेड विद, पर्सन की जो आइडेंटिटी थी, जिस पर्सन से वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता था, उसने गलत कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। जमींदार की पत्नी, उसने अपने आप को, एक लेडी थी, देखिए मैं लिख के समझाता हूं आपको। सपोज करिए ए इज द ज्वेलरी शॉप ओनर, ठीक है, और बी वो औरत है जो अपने आप को जमींदार की पत्नी बता रही है। ये इससे बोलता है कि ये 2 डायमंड नेकलेस आप लीजिए, ठीक है। बी ए को बोलती है डायमंड नेकलेस लीजिए और मुझे 2 लाख रुपए दीजिए, मैं आपके पास इन्हें गिरवी रख रही हूँ। ए क्योंकि ये सोचता है कि ये जमींदार की पत्नी है, पैसे लौटा देगी, तो वो नेकलेस रख लेता है और उसे पैसे दे देता है। जब बाद में ए को पता चलता है कि नहीं नहीं ये तो ऐसा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। बेसिकली यूनिलैटरल मिस्टेक के कारण जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं बनते। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में भी जो परफॉर्मेंस रहती है वो पूरी नहीं होती और वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाता है। और लास्ट है एज टू द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई इंसान उस नेचर के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं करना चाहता था, पर सामने वाले की मिस्टेक से या खुद की मिस्टेक से वो उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाता है। सपोज करिए कि उसे ऑयल खरीदना था और वो गलती से राइस खरीदने के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर, तो वो नेचर ही अलग हो गया कॉन्ट्रैक्ट का, तो वो मिस्टेक के कारण अगर किसी दूसरे नेचर के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड माना जाएगा, भले ही वो उसकी खुद की गलती हो कि उसने ध्यान नहीं दिया और दूसरे नेचर के कॉन्ट्रैक्ट में वो एंटर हुआ, पर वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। तो ये होता है आपका मिस्टेक। तो ये हमने सारे विशिएटिंग फैक्टर्स पढ़ लिए, जिनके द्वारा अगर कोई कंसेंट ऑब्टेन की जाती है तो वो कंसेंट कैसी होती है? फ्री कंसेंट नहीं होती है, और कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।